नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ पे। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आधुनिक भारत के इस सीरीज़ में, जिसका टॉपिक चल रहा है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का पिछला वीडियो जो था उसमें हमने उत्तर मुगल काल के शासकों के क्रम के बारे में पढ़ा था कि कौन सा शासक किस क्रम में आता है। आज हम जो है उन्हीं शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उत्तर मुगल काल में अगर बात की जाए तो औरंगजेब के 5 पुत्र होते हैं और उनमें से 2 की मृत्यु पहले ही हो जाती है। बाद में 3 पुत्र बचते हैं और औरंगजेब के द्वारा इन जो अपनी जो जायदाद थी या फिर अपना जो प्रशासन था और उस जायदाद को जो है वसीयत के माध्यम से 3 भागों में बांट दिया गया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती तो राजा बनने के लिए इन तीनों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में राजा बनने में बहादुर शाह जो होते हैं, जिनका वास्तविक नाम मुअज्जम होता है, वो राजा बनने में सफल हो जाते हैं। इनके 3 भाई औरंगजेब के 3 पुत्र जो होते हैं, एक का नाम होता है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो जो मुअज्जम होते हैं वो बहादुर शाह के नाम से राजा बनते हैं। बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। ये 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1713 ईस्वी तक जो है राजा बने रहते हैं। ये जो है लगभग 63 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं और जो है कि ये मुगलों की जो वास्तविक सत्ता थी उसका उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। कि मुगलों की वास्तविक सत्ता मतलब जो पहले के जो शासक थे उनके द्वारा वास्तविक सत्ता आई थी। उन्होंने प्रशासन को बढ़ाया, अच्छे ढंग से चलाया और एक मजबूत शासन व्यवस्था थी, उस पर कार्य करने का इनको मौका मिलता है। और बाद में इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कुछ ये कार्य कर नहीं पाते हैं, तो इनके बाद जो भी शासक आते हैं ये कमज़ोर प्रशासन को चलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि आगे इसको मजबूत बनाने कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से इनका वास्तविक नाम जो होता है या मूल नाम कह सकते हैं, मूल नाम इनका जो है होता है मुअज्जम। और ये जो है बहादुर शाह के नाम से राजा बनते हैं। और इनके 2 भाई होते हैं, एक का नाम आजम होता है, एक का नाम कामबख्श होता है। इनको जो है खफी खां के द्वारा शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी। शाह ए बेखबर इनको उपाधि दी गई थी, क्योंकि प्रशासन से संबंधित कुछ भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। शाह का मतलब होता है बादशाह और आगे लगा है बेखबर, मतलब बादशाही से बेखबर थे। बादशाह कहने के लिए थे, कुछ कार्य जो है इनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। और जो है कि ये सिखों के साथ इनके समय में कुछ संबंध ही अच्छे बना लेते हैं बहादुर शाह जो होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो औरंगजेब था वो थोड़ा कट्टर स्वभाव का व्यक्ति था। तो जो भारतीय जो राजा थे उनके प्रति जो है उसकी असहिष्णु नीति थी, और उसको जो है बदलते हुए इन्होंने सिखों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए कुछ मनसब देकर संधि करके जो है मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार से मराठों के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। लगभग काफ़ी ये समय तक ऐसे चलता रहा। लेकिन बाद में आते आते बंदा बहादुर के समय में कुछ संबंध इनके खराब हो जाते हैं। तो ये जो बहादुर शाह जो होते हैं इनका मूल नाम मुअज्जम होता है और इनको शाह ए बेखबर की उपाधि खफी खां के द्वारा दी गई थी। और जो है इनके जीवन में इन्होंने अपने 2 युद्ध लड़े, एक जजाऊ का युद्ध और दूसरा बीजापुर का युद्ध। ये 2 युद्ध लड़े और ये भी जो दोनों युद्ध थे ये जो उत्तराधिकार से संबंधित थे और बाकी किसी से ये युद्ध नहीं थे। आपस में जो है भाइयों के साथ लड़े गए थे और जिनमें ये जो है जीत हासिल करते हैं और ये जो है राजा बन जाते हैं। उसके बाद में जो शासक बनते हैं जिनका नाम होता है जहांदार शाह। और जहांदार शाह जो है 1712 ईस्वी में 13 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1713 से ये 1707 में शासक बनते हैं। बहादुर शाह 1707 में और 1712 तक राजा बने रहते हैं। और ये 1712 ईस्वी में जहांदार शाह शासक बनते हैं और ये 1713 तक शासन करते हैं।
जहांदार शाह जो होते हैं इनको जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से इनको जाना जाता है। इनको लंपट मूर्ख की उपाधि कह सकते हैं या फिर इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये जहांदार शाह जो थे इनको जो है राजा बनाने में एक जुल्फ़िकार खां नाम के एक व्यक्ति थे, एक सामंत थे, एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, और उनके द्वारा जो है इनको राजा बनाने का प्रयास किया गया था। बहादुर शाह के 3 पुत्र थे। वास्तव में जो देखा जाए तो बहादुर शाह के जो 3 पुत्रों में जो सबसे कमज़ोर शासक थे जिनका नाम था जहांदार शाह, और उनकी मदद करते हैं जुल्फ़िकार खां जो एक सामंत होते हैं राजा बनने के लिए। तो जुल्फ़िकार खां के द्वारा इनको राजा एक तरीके से बनाया जाता है। जुल्फ़िकार खां के द्वारा मदद की जाती है इनकी, और जो सब तीनों पुत्रों में सबसे कमज़ोर पुत्र होता है उसको जो है इसकी मदद से। और कहा जाता है एक लाल कुंवरी नामक एक वैश्या थी, उसके साथ ही जो है कि चर्चा में रहे, कहा जाता उससे जो है उसके साथ प्रेमासक्त थे, उससे प्रेम करते थे। इस वजह से ये जो है इसी कारण राजपाट में विशेष रुचि नहीं लेते थे। राजपाट चलाने का जो भी कार्य करते थे थोड़ा बहुत तो जुल्फ़िकार खां के द्वारा किया जाता था, और इनका जो है राजपाट चलाने में कोई विशेष रुचि नहीं होती है। बस इनसे कुछ इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, इससे ज़्यादा इनसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, इन्हीं के काल में एक सैयद बंधुओं का दौर आरंभ हो जाता है। सैयद बंधु। इस सैयद बंधु कौन होते हैं? भारतीय क्षेत्र के 2 भाई होते हैं सैयद बंधु। एक तरीके से मुसलमानों के इस्लामिक धार्मिक नेता थे ये सैयद बंधु। और ये सैयद बंधु जो थे इनके द्वारा ये कार्य किया जाता था कि इन्होंने मरवा दिया, और उनको मरवाने के बाद में इन्होंने फ़र्रुख सियर को राजा बनाने के लिए प्रयास किया। तो मतलब जो है कि इनके बाद जो जहांदार शाह के बाद जो शासक बनते हैं फ़र्रुख सियर जो होते हैं 1713 में शासक बनते हैं और 1719 तक शासन करते हैं। तो 1713 में जो फ़र्रुख सियर शासक बनते हैं, इनको राजा बनाने का जो प्रमुख प्रयास जो था इन सैयद बंधुओं का था। तो इनको राजा बनाने के लिए सैयद बंधु ही प्रयास करते हैं, और फ़र्रुख सियर के द्वारा जहांदार शाह की मृत्यु करवा दी जाती है, मार दिया जाता है। तो सैयद बंधु जो है इनकी राजा बनने में मदद करते हैं, और इनको घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर कहा जाता है कि सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह की मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं, तभी इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। और जो सैयद बंधु थे जिनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन खां। ये जो 2 व्यक्ति थे इनकी सहायता से फ़र्रुख सियर को राजा बनाया जाता है। और अब्दुल्ला खां को ये फ़र्रुख सियर राजा बनने के बाद में बना देते हैं वजीर। अब्दुल्ला खां को बना देते हैं वजीर, और हुसैन खां को बना देते हैं मीर बख्शी। फ़र्रुख सियर जब राजा बन जाते हैं तो सैयद बंधु जो थे 2 भाई थे, जिनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम था हुसैन खां। तो अब्दुल्ला खां को बना देते हैं वजीर और हुसैन खां को बना देते हैं मीर बख्शी, यानी सैन्य कार्यों की देखरेख के लिए इनको बनाते हैं हुसैन खां को मीर बख्शी, और इनको बनाते हैं वजीर। तो एक तरीके से रियल पावर जो है इन लोगों के पास भी थी। और जो फ़र्रुख सियर थे इनको कहीं ना कहीं बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है कि अब्दुल्ला खां जो है और हुसैन खां हमारे कार्यों में दखलंदाजी दे रहे हैं, हमारी राजनीति में या हमारे प्रशासन में कुछ न कुछ दखल दे रहे हैं। इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे जय सिंह राजपूत शासक जो थे, राजा थे जय सिंह को इनके द्वारा फ़र्रुख सियर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। सवाई की
उपाधि दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह जो बोले जाते हैं, तो फर्रुख शेर के द्वारा जो है जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। और 1716 ईस्वी में एक और घटना होती है। 1716 ईस्वी में एक सिखों के जो नेता होते हैं, जिनका नाम होता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इनको जो है फर्रुख शेर के द्वारा ही फांसी की सज़ा दी जाती है। फर्रुख शेर के द्वारा बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में फांसी की सज़ा दी जाती है। और 1717 ईस्वी में होता यह है कि फर्रुख शेर के द्वारा शाही फरमान जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। शाही फरमान दिया जाता है अंग्रेजों को। इस शाही फरमान के अंतर्गत क्या होता है कि बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की पूरी छूट दे दी जाती है, और लगभग उनसे जो है उसी व्यापार के बदले में सिर्फ 3000 रुपये वार्षिक लिए जाते हैं। तो इसको शाही फरमान कहा जाता है, और फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और उसी के दौरान 1717 ईस्वी में जो है ये मराठों को शाही फरमान भी शाही फरमान दे देते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि मराठा जिस क्षेत्र में अपना शासन करते थे, और उसी मराठा राज्य को जो है एक तरीके से छूट देते हैं कि ये मराठा एक स्वतंत्र राज्य है, इस पर हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से इनको भी एक शाही फरमान दे देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कार्य इनके हैं। फर्रुख शेर को जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। 1713 से 1719 तक ये शासन करते हैं, और इनको जो है राजा बनाने में अब्दुल्ला खां और हुसैन खां जो है मदद करते हैं। और अब्दुल्ला खां को ये बना देते हैं वजीर, हुसैन खां को बनाते हैं मीरबख्शी। सवाई राजा जयसिंह जो बोले जाते हैं, तो जयसिंह को ये सवाई की उपाधि देते हैं फर्रुख शेर। और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी देते हैं। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को देते हैं शाही फरमान, और 1717 ईस्वी में मराठाओं को भी शाही फरमान देते हैं। क्योंकि इनको जो है एक बीमारी हो जाती है फर्रुख शेर को, चेचक की बीमारी हो जाती है इनको। और उस चेचक की बीमारी जब हो जाती है, तो एक हैमिल्टन नाम के अंग्रेज एक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, तो उनको हैमिल्टन के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। बंदा इससे बड़ा खुश हो जाता है। फर्रुख शेर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो है कि अंग्रेज़ों को शाही फरमान जारी कर देते हैं, 3000 रुपये वार्षिक दो और जाके पूरे बंगाल पर व्यापार करो। ठीक है, इस तरह से ये इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है। तो ये फर्रुख शेर से संबंधित प्रश्न हो गए। उसके बाद में शासक आते हैं 1719 तक जब शासन करते हैं फर्रुख शेर, और इनके बाद के शासक जो हैं जिनका नाम है रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात जो है 1719 में राजा बनते हैं, और 1719 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1717 में फरवरी माह में ये राजा बनते हैं, और जून में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है इनको टीबी की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इनसे कुछ प्रश्न वगैरह नहीं बनते हैं। इनके बाद एक और शासक आते हैं जिनका नाम होता है रफ़ी-उद-दौला। ये भी 1719 में ही शासक बनते हैं। ये जो है जून माह में राजा बनते हैं, और सितंबर में इनका काम खत्म हो जाता है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये कार्य होता है। तो ये रफ़ी-उद-दौला जो है, इनको जो है कहा जाता है पेचिस की बीमारी हो जाती है, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये फर्रुख शेर जो होते हैं, इनको अब्दुल्ला खां और हुसैन खां जो है राजा बनाते हैं। जिस तरह से इनको राजा बनाते हैं फर्रुख शेर को, लेकिन फर्रुख शेर को बाद में कहीं ना कहीं लगने लगता है कि जो अब्दुल्ला खां हैं और हुसैन खां हैं, हमारे जो है कि साम्राज्य में कुछ मतलब आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो उसको जो है देखते हुए इन्होंने क्या किया कि इनको हटाने का प्रयास किया, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, इन दोनों को। लेकिन होता ऐसा है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन खां सैयद बंधु जो होते हैं, वो इनको ही रास्ते से हटाते हैं, इनको ही मरवा देते हैं। और इसको मरवाने के बाद में ये क्या करते हैं, फिर दूसरा राजा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो है एक कमज़ोर साम्राज्य बन चुका था, जिसकी टक्कर उस टाइम पे धीरे धीरे कोई बड़ा चढ़ा समाज का व्यक्ति जो हो, या सामंत वगैरह जो हो ताकतवर, वो जो है कहीं ना कहीं
षड्यंत्रकारी भूमिका निभा देता था। तो वैसे ही अब्दुल्ला खां और हुसैन खां जो थे, इन्होंने इनको रास्ते से हटा दिया। अब इन्होंने सोचा अब दूसरा राजा बनाना है, तो ये पहुँचे रफ़ीउद्दर्जात के पास। तो रफ़ीउद्दर्जात को ये राजा बना देते हैं, लेकिन ये भी मर जाता है। फिर उसके बाद में रफ़ीउद्दौला को बनाते हैं, वो भी मर जाता है। फिर ये पहुँचते हैं मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह जो होता है 1719 में राजा बनता है और 1748 तक राजा के पद पर कार्य करता है। 1719 से 1748 तक। इस बार मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये राजा बनाते थे, मिटाते भी थे। इसको ऐसा एहसास होने लगा कि ये वही कार्य करेगा जो हमारे पूर्वज, जो पुराने जो शासक रहे हैं उनके साथ किया है। इसने फ़र्रुखसियर को मरवाया, फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, धीरे धीरे करके इसने जहांदार साहब को भी मरवाया। तो वही कार्य हमारे साथ भी करेगा। तो एक तरीके से मामला ऐसा उल्टा पड़ जाता है कि ये जो मोहम्मद शाह होते हैं इसको ही मरवा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कहा था कि सैयद बंधुओं का पतन, प्रश्न बन जाता है सैयद बंधुओं का पतन किसके द्वारा होता है? मोहम्मद शाह के द्वारा। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सैयद बंधुओं का जो है पतन किसके द्वारा किया जाता है? तो मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो होते हैं इनका वास्तविक नाम होता है रोशन अख्तर, और इनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इनके जो शासन काल में ये इन रंगीला बादशाह के नाम से जाने जाते थे। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। सैयद बंधुओं का पतन इनके द्वारा किया जाता है, और कुछ कार्य इनके द्वारा होते हैं कि जो मोहम्मद शाह के शासन काल में, मोहम्मद शाह से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। मोहम्मद शाह के काल में साम्राज्य का बिखराव जो है ज़्यादा होता है। तो इस काल में क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह के शासन काल में बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। तीनों राज्य अपने जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करना आरंभ कर देते हैं। हैदराबाद चिनकिलीज खां के द्वारा अलग हो जाता है। चिनकिलीज खां के द्वारा हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। हैदराबाद ये बंगाल मुर्शिद कुली खां, इनके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे वीडियो में। और अवध जो होता है सादत खां, इस सादत खां के द्वारा अलग कर दिया जाता है। इस तरह से 3 राज्य एक तरीके से जो ताकतवर राज्य थे वो टूट जाते हैं मुगल साम्राज्य से। अवध सादत खां के द्वारा, बंगाल मुर्शिद कुली खां के द्वारा, और हैदराबाद चिनकिलीज खां के द्वारा। तो मुगल साम्राज्य से ये 3 राज्य जो हैं स्वतंत्र हो जाते हैं, अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये मुगल साम्राज्य को जो दिल्ली में उसको टैक्स देना भी बंद कर देते हैं। तो ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक नादिर शाह नाम के व्यक्ति, नादिर शाह जो एक अफ़गान शासक था, ये 1739 ईस्वी में भारत आता है। 1739 में, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, या एशिया का नेपोलियन कह सकते हैं, नादिर शाह को कहा जाता है। तो 1739 ईस्वी में भारत आता है, आक्रमण करता है दिल्ली पर। लगभग 57 दिन तक यहाँ पर जो है मार काट करता है, कत्लेआम करता है, और उसके दौरान यहाँ खूब लूटपाट करता है। और उसी के दौरान जो होता है कि मोहम्मद शाह इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में आता है 1739 में, और जो है कि यहाँ से ढेर सारा पैसा लेके जाता है।
तख्ते हाउस लेके आता है, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, जो शाहजहाँ के द्वारा निर्मित कराया गया था, और यहाँ से कोहिनूर हीरा लेके जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो फिर किसके काल में बताएंगे, तो ये मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया। क्या क्या लेके गया, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते हाउस कहा जाता है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था जो, ठीक है, इतनी चीज़ें और ढेर सारा पैसा भी यहाँ से लेके जाता है नादिर शाह। तो इसके बाद में जो शासक आते हैं नादिर शाह के बाद में, इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, यहीं तक प्रश्न बन सकते हैं कि, और इनके बाद में जो शासक आते हैं जिनका नाम होता है अहमद शाह। अहमद शाह जो होते हैं 1748 में राजा बनते हैं और 1754 तक राजा के रूप में, बादशाह के रूप में कार्य करते हैं। 1748 से 1754 तक। इनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में। जिस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण होता है उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन थे, ऐसा प्रश्न बनता है। तो उस टाइम पे अहमद शाह थे, इसमें भी अहमद शाह उसमें भी अहमद शाह। आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, उस टाइम पे भारत में मुगल वंश के शासक अहमद शाह। और ये अहमद शाह अब्दाली जो होता है लगभग भारत में 7 बार आक्रमण करता है। उनमें से पहला आक्रमण होता है अहमद शाह के शासनकाल में 1748 ईस्वी में। इनसे और कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन इस शासनकाल के दौरान जिस तरह से इसमें मोहम्मद शाह के शासनकाल में राज्यों का बिखराव, मुगल वंश का बिखराव या मुगल साम्राज्य का बिखराव आरंभ हो जाता है, उसी तरह से धीरे धीरे यहाँ तक आते आते अहमद शाह के शासनकाल में कंगाली छा जाती है मुगल वंश में, मुगल साम्राज्य में। गरीबी भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये सैनिकों को वेतन देने के लिए या फिर अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए या फिर दरबार में और कार्य करने वाले लोगों को वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता है। तो लाल किले की, राजमहल की जो भी वस्तुएं होती हैं, कीमती वस्तुएं होती हैं, हालांकि जिनका उपयोग या आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं होती, लेकिन महंगी वस्तुओं को बेच कर ये उनका वेतन वगैरह देने लगते हैं। इस तरह से इस टाइप पे जो है आते आते गरीबी आ जाती है। ये वही मुगल वंश है जिसमें मुगल वंश में बाबर भी हुए, जिसने बाबरी मस्जिद जिसके काल में बनवाई गई थी। हुमायूं जिसको जो है, जिसका दिल्ली में मकबरा बना है जो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और अकबर हुए इसी काल में, इसी वंश में इसके पूर्वज जिन्होंने जो है बुलंद दरवाज़ा जैसी इमारतें बनवाई। शाहजहाँ हुए जिसने ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई और क्या नाम जामा मस्जिद बनाई, इस तरह के निर्माण किए। ठीक है, उनकी आते आते हालत ये इतनी ख़राब हो जाती है कि ये वस्तुएं बेच रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, और भी आगे जो है स्थितियाँ ख़राब होती जाती हैं। तो इस तरह से बाकी के जो इस उत्तर मुगल काल के 2, 3, 4 जो भी शासक बचे हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।